शेखावाटी की आवाज में आपका स्वागत, अभिनंदन। तो राजस्थान विधानसभा का चुनावी रण शुरू हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर राजनीति में उछल धड़ा, उतार चढ़ाव, उलट फेर और कयासों के दौर शुरू हो चुके हैं। शेखावाटी की आवाज के माध्यम से आज करते हैं बात फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर चुनावी रण में लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। कांग्रेस के द्वारा वर्तमान विधायक श्री हाकम अली खान को पुनः अपना प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा के द्वारा एक नए चेहरे, रोसावा के मूल निवासी और सीकर के अंदर अपनी कर्मस्थली शिक्षा जगत के अंदर एक विशेष पहचान बनाने वाले श्रवण चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। नया दाव खेला है फतेहपुर की सीट को फतेह करने के लिए। वहीं पूर्व विधायक 2013 के चुनाव में निर्दलीय के रूप में बाजी मारने वाले श्री नंदकिशोर महरिया के द्वारा जेजेपी के सिंबल के तले प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार लंबे समय से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के 2013 के अंदर सिंबल से पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रहे पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री मधुसूदन भिंडा के द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं की टिकट के वितरण में अनदेखी की बात को लेकर के नाराजगी व्यक्त करते हुए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दी है। साथ ही बसपा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के द्वारा भी अपनी दावेदारी दिखाई जा रही है। कई निर्दलीय कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी दावेदारी दिखाई जा रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला वो चार इन्हीं दिग्गजों के बीच होगा जो लगातार जनता के बीच में है। हालांकि नया चेहरा है श्रवण चौधरी राजनीति में, लेकिन शिक्षा जगत में CLC का नाम पूरे राजस्थान में एक अलग मुकाम रखता है। आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के समग्र वर्तमान राजनीतिक हालात पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में चर्चा करेंगे कि क्या है स्थिति आज की और क्या होने वाला है आगामी राजनीतिक उलटफेर और क्या रहेगा। इस पर एक परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कस्बे के हमारे युवा वरिष्ठ साथी भी मौजूद हैं और हमारे अन्य पत्रकार बंधु भी इससे जुड़ेंगे। तो करते हैं बात सर्वप्रथम श्री विजय कुमार जी शर्मा से कि क्या रहेगा आगामी फतेहपुर विधानसभा चुनाव का रण क्षेत्र। नमस्कार, मैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। सीकर जिले में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र 1957 में अस्तित्व में आया था और 1957 में अस्तित्व में आने के बाद अगर हम चर्चा करें 1998 तक के, तो आज तक कोई भी पार्टी 1998 के बाद की बात मैं अभी बाद में करूंगा, 98 तक ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो दोबारा रिपीट कर सके। हर बार नई कार आई है। सबसे पहले मैं थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ। 1957 में कांग्रेस के अब्दुल गफ्फार जीते थे। 1962 में निर्दलीय बालूराम
जीते थे। 1967 की ओर से जीत दर्ज कराई थी। 1980 में सीपीआई पहली बार सीपीआई ने इस विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की थी। त्रिलोक सिंह जीते थे। 1985 में कांग्रेस के असद अली टॉक जीते थे और 1990 में जनता दल के दिलसुख राय चौधरी जीते थे। आप देख रहे हैं एक कोई भी पार्टी दोबारा नहीं आई, लगातार कंटिन्यू दोबारा नहीं आई है। 1990 में दिलसुख राय चौधरी आए थे और 1993 में भाजपा के बनवारी लाल जी बिरला आए थे। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि अब तक के जो चुनाव है मैंने 1957 से बात की है, भाजपा पहली बार यहाँ आई है। उसके बाद अभी तक रिपीट नहीं हुई है। इसके बाद 1998 में कांग्रेस के भवनुखा जीते थे। और जो अभी मैंने परंपरा आपको बताई है कि एक पार्टी कभी रिपीट नहीं हो पाई, लेकिन भवनुखा कांग्रेस के 3 कार्यकाल उन्होंने लगातार 1998, 2003 और 2008 3 बार वो चुनावों में जीत हासिल की है। उसके बाद 2013 में निर्दलीय के रूप में नंदकिशोर महरिया है वो जीते थे। 3 बार एमएलए रह चुके हैं। उनका इंतकाल हो गया था और उसके बाद उनके छोटे भाई उन्होंने चुनाव लड़ा था 2018 में और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जीत हासिल की। ये सीकर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के अधिकांश प्रवासी उद्योग जगत में अपनी खाप रखते हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीति के मामले में भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी जैसा आपको बताया गया है कि यहाँ कौन कौन मैदान में, अभी मैं उनकी बात करता हूँ। पिछली बार गोपी चंद जी व्यास आप वर्षों तक एनएसयूआई के रूप में कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन काफी वर्षों से आप कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। हालांकि आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी मैंने जो रिकॉर्ड बताया कि 1998 में कांग्रेस के भवनुखा और उनके सामने चुनाव लड़ा था बनवारी लाल जी। उस समय बनवारी लाल जी बिरला का काफी विरोध था और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इसी विरोध के चलते भवनुखा जी से लगभग आधे वोट 63,378 वोट है वो भवनुखा जी को मिले थे और बनवारी लाल जी को लगभग आधे वोट आधे ही 31,888 वोट भी मिल पाए थे। इसके बाद लगातार ये बनवारी लाल जी के विरोध के कारण से बीजेपी की अंतर कलह के कारण उनकी जीत हुई थी। और मैं पहला जो सवाल करना चाहता हूं कि इसके बाद लगातार अगर हम पिछले चुनावों तक बात करें, 2018 तक की बात करें या खासतौर से हम 2013 तक तो विशेष रूप से ही ले सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंतर कलह के कारण ही कांग्रेसी प्रत्याशी जीतते रहे। अपने व्यक्तिगत प्रभाव, पार्टी के प्रभाव की बजाय जो समीकरण बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी की अंतर कलह और आपसी विरोध के कारण जो समीकरण बने उन्होंने ही कांग्रेसी प्रत्याशी को लगातार जिताया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नमस्कार, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन आपसी तरह से चुनाव हारना जीतना मायने नहीं रखता है। इस क्षेत्र की जनता जागरूक है और
आपसी कलह, अंदरूनी कलह हर पार्टी में चुनावों की समय होती है। अंतर कलह तो मिल बैठ के सत्ता लेता वो चुनाव जीतता है। दूसरा, कुछ कारण राष्ट्रीय समीकरण भी बैठता है, जिसकी वजह से ये चुनाव लगातार बीजेपी आती रहती है। मैं ये कहूंगा कि अंतर्कलह तो हर जगह ही होती है और अंतर्कलह से कोई आती नहीं होती। बात राष्ट्रीय समीकरण की वजह से ही आती है। ये जातीय समीकरण आपने बताया, तो फतेहपुर विधानसभा, हम अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात नहीं करते, लेकिन फतेहपुर विधानसभा में जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और खासतौर से ऐसा देखने में भी आया है कि जाट वोटों में ध्रुवीकरण हो जाता है और ये जो जीत को निर्धारित करने वाले वोट भी हैं। और इसके बाद में दूसरा जातीय समीकरण आता है, तो अल्पसंख्यक जो है वो मुस्लिम वोट भी जो जीत को निर्धारित करने वाले थे, लेकिन मुस्लिम वोट में अधिकांश वोट कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, इसलिए अधिकांश ध्रुवीकरण कांग्रेस की तरफ होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब फर्रुख खान जी ने चुनाव हारा था, 2013 में चुनाव हारा, उस समय भी उनका विरोध था और कुछ अल्पसंख्यक वोट जो है वो उनसे नाराज थे और अल्पसंख्यक वोटों में ध्रुवीकरण होने के बावजूद भी वे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, ऐसा प्राय माना जाता है। लेकिन उनको विकल्प मिला नंदकिशोर महरिया और काफी अल्पसंख्यक वोट उन्हें गए थे। जातीय समीकरण भी बना था उस समय, जाट मैंने मतदाता बनाए थे, कितने जाट मतदाता है यहाँ, 80,000 के लगभग होंगे। तो जाट मतों के ध्रुवीकरण में काफी वोट नंदकिशोर जी महरिया के आए थे और जो कांग्रेस के वोट बैंक हैं अल्पसंख्यक, वो भगवत जी से नाराज थे और उनके पास जाट वोट लगभग 60,000 है, 60,000 के लगभग है और करीब 55 से और 58,000 वोट मुस्लिम समाज के हैं। तो बात 2013 की मैं कर रहा हूँ, तो उसमें जाटों का जो ध्रुवीकरण है वो नंदकिशोर जी महरिया की ओर गया था और अल्पसंख्यक जो थे वोट बैंक माने जाते हैं कांग्रेस के, वो भी उनमें से जो नाराज थे, जो बीजेपी को नहीं देते, उनके पास विकल्प था, इसलिए उन्होंने नंदकिशोर जी महरिया को वोट दिए और नंदकिशोर जी महरिया ने लिए तो जीत गए। बात अब की बार हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी जातिगत समीकरण के अनुसार जाट है, तो क्या आप इस बार भी ये मानते हैं कि 2013 की तरह नंदकिशोर जी महरिया जातिगत समीकरण के आधार पर अधिकांश जाटों को वोट नहीं पाएंगे? क्या इसके बारे में आपकी क्या? अभी जाट मतदाताओं का मानस क्रिया नहीं है। जाट मतदाता जो है अभी सोचने में है कि कौन से जाट को टिकट दी जाएगी। अभी तक अगर टिकट तो डिक्लेयर हो चुकी है, महरिया भी मैदान में है और सरवण चौधरी भी है। सरवण चौधरी जी भी एक मजबूत दावेदार है और बीजेपी की पार्टी का उनके पास लेवल है, लेकिन बीजेपी में अंतर्कलह बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। मधुसूदन जी जिंदा का खुलेआम विरोध करना, उनकी सभाएं देख रहे हैं, उसके हिसाब से बीजेपी के बहुत ज्यादा वोट वो काट लेंगे
तो सरवरी जी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो इसके बारे में कुछ आंदोलन लगाना तो है, वो उचित नहीं है। देखिए, मधुसूदन जी बिड्डा की आपने बात की, और ऐसा लोगों का, ये मैं तो मेरी व्यक्तिगत राय है, लोगों का ऐसा मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मनसुख महरिया ने चुनाव लड़ा था और 2 बार हारे थे, उस समय बनवारीलाल जी बिड्डा या भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से हम कहें, उन्होंने मनसुख महरिया को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्या अब की बार भी मधुसूदन बिड्डा काफी वोट तोड़ पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, मैं अभी हार की तो मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, अपने हार शब्द बोल नहीं सकता, लेकिन क्या उसी हिसाब से जो प्रत्याशी को हराने के लायक हो, क्या इतने वोट वो बीजेपी के तोड़ सकते हैं मधुसूदन बिड्डा? मैं इसके बारे में राधाकृष्ण जी, अगर आप स्पष्ट करें तो थोड़ा ठीक रहेगा कि मधुसूदन जी बिड्डा इस बार उनका क्या प्रभाव है और कितने वोटों की वो छिदत कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि 2 चुनावों में, और खुद स्वयं बनवारीलाल जी बिड्डा भी हारे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो है वो कितने वोट विरोध स्वरूप टूट पाएंगे, इसके बारे में नमस्कार। फतेहपुर विधानसभा चुनाव के अंदर 1998 से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हातम अली खान या मान लीजिए बहरू खान जी का परिवार और बिड्डा परिवार का, क्योंकि श्री बनवारीलाल जी बिड्डा 1993 में पहली बार विधायक बने थे भाजपा की ओर से। उसके बाद 1998 में बिड्डा जी का और बहरू खान जी का पहला मुकाबला हुआ। तब से लेकर के 2013 तक लगातार बिड्डा परिवार राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय है और लगभग कांग्रेस से बहरू खान जी और हाकम जी, इन्हीं से लगातार बिड्डा परिवार सामने डट करके मुकाबला कर रहा है। 2018 के चुनाव के अंदर देखा गया कि भाजपा के द्वारा बहन सुनीता जी जाखड़ को अपना प्रत्याशी बनाया गया और मधुसूदन जी के द्वारा कमान संभाली गई। बड़ा मुकाबला हुआ, हाकम अली खान के द्वारा पहली बार कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में 850 मतों से जीत दर्ज की गई, लेकिन पूरा चुनावी मैदान वो शहरी क्षेत्र दोनों है, रामगढ़ शेखावाटी और फतेहपुर, दोनों के अंदर ये निसंदेह कहना पड़ेगा कि भाजपा या अन्य जो कार्यकर्ता है उन पर बिड्डा परिवार का गहरा प्रभाव है और बिड्डा परिवार के प्रभाव के बल पर ही भाजपा ने पिछली बार कड़े मुकाबले के अंदर कांग्रेस को लगभग शिकस्त देने की स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया था। उसके बाद क्षेत्र के अंदर लगातार मधुसूदन जी बिड्डा के द्वारा सक्रिय रह करके काम किया गया। कांग्रेस के द्वारा जहां हाकम अली खान के हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए की कार्य की योजनाओं को करवाया गया है फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हम देखते हैं। भाजपा में ऐसा कोई भी चेहरा दिखाई नहीं दिया 4 वर्ष के अंदर जो कांग्रेस का डटकर मुकाबला कर सके। रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर शेखावाटी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर केवल मधुसूदन बिड्डा के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था, बहन सुनीता जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन चुनाव के पूर्व अचानक 15 दिन पहले शिक्षा जगत से जुड़े हुए श्री श्रवण जी चौधरी CLC को प्रत्याशी बनाना
और उसके बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा धीरे धीरे उनको समर्थन देना, ये सब घटनाक्रम बता रहा है कि भाजपा धीरे धीरे वापसी कर रही है। लेकिन जो भाजपा का कोर वोटर है वो आज भी मधुसूदन भिंडा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि वर्तमान समय में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की जो स्थिति है जातिगत आधार पर देखें तो जाट समाज से सबसे ज्यादा संख्या में है, जो 60 से 65 हजार वोट लगभग हैं। मुस्लिम समाज से 55 से 60 हजार वोट हैं। वहीं एक बड़ा तबका है मूल ओबीसी, जिसमें सैनी कुमावत व अन्य वोट आते हैं, जो करीब 40 से 50 हजार के बीच के अंदर है। जनरल, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत और महाजन परिवार है, वो भी 40 से 50 हजार के बीच में है। एससी वर्ग जो निर्णायक रहता है प्रत्येक चुनाव में, वो भी करीब 35 से 40 हजार के बीच में है। ऐसी स्थिति के अंदर चुनाव इस बार बड़ा ही रोचक होगा। कांग्रेस से जहां हाकिम अली खान के द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है, लगातार क्षेत्र में जुड़ करके काम किया जा रहा है, उसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। मधुसूदन भिंडा के द्वारा आम जनता से सीधे जुड़ाव के रूप में अपने लोगों के बीच में रहकर छवि जो उनके द्वारा बनाई गई है, उसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। श्रवण चौधरी का अपना विजन है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से सीकर को डेवलप किया, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र को मैं डेवलप करूंगा उसके नाम पर। और सबसे रोचक पहलू है वो है जेजेपी की उपस्थिति। पूर्व विधायक 2013 के अंदर निर्दलीय के रूप में जीत हासिल करने वाले श्री नंदकिशोर जी महलिया जेजेपी से आए हैं। विशाल काफिला के साथ जनसंपर्क किया फतेहपुर नगर परिषद क्षेत्र में, रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में, साथ ही देहात क्षेत्र में। ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा ही रोचक मुकाबला है। अभी भी ऐसा देखने में आया है कि फतेहपुर नगर परिषद क्षेत्र, रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में जो जनरल स्वर्ण कास्ट बोलते हैं, मूल ओबीसी के वोट बोलते हैं, उनमें से भारी मात्रा में समर्थन मधुसूदन भिंडा को अपेक्षाकृत मिल रहा है। और यही कारण है, हालांकि देहात क्षेत्र में अभी मुकाबला जो दिखाई नहीं दे रहा है, सीधी तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि देहात क्षेत्र में किसके द्वारा उपस्थिति ज्यादा दर्ज की जा रही है। लेकिन दोनों क्षेत्रों के अंदर फतेहपुर और रामगढ़ में कांग्रेस और मधुसूदन भिंडा के द्वारा सघन सहयोग मिल रहा है, प्रचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आ रहा है, स्थिति हैंग हो रही है। मेरा जो सवाल है वो थोड़ा आप स्पष्ट नहीं कर पाए। अंतर कलह के कारण से देखिए, मैं 2003 से एक बार दोबारा मैं सवाल करता हूँ। 2003 में या 98 की बात करें, भिंडा जी आधे वोट ही ले पाए, काफी भयंकर विरोध था। और उसके बाद 2003 की हम बात करें तो नंदकिशोर जी महलिया को विरोध मिलना पड़ा था भाजपा का, और वो ममलूका जी से आगे वोट नहीं। ममलूका जी को करीबन 40% वोट मिले थे और नंदकिशोर जी को मात्र 30% ही वोट मिले। उसके बाद में थोड़ी बीजेपी में सुधार हुआ। कांग्रेस को 45% वोट मिले थे जीत के लिए, और नंदकिशोर जी महलिया को जो पहले 20% भी वोट मिले थे, उन्होंने 37% वोट हासिल किए। 2000 निर्दलीय के रूप में उन्होंने 2008 में 37% वोट हासिल किए थे और 2013 में 38% वोट हासिल करके ही वो जीत गए। कांग्रेस को उस समय 35% भी वोट। तो आप जो 3 चुनावों में आप देख रहे हैं, 98, 2003, 4 चुनाव हुए, चारों में आप देख रहे हैं बीजेपी को भारी नुकसान विरोध का करना पड़ा। तो क्या अब की बार भी ऐसा हम लोग सोच सकते हैं? दूसरी बात, जो अब की बार जो समीकरण बन रहे हैं लगभग 2013 जैसे बने। बीजेपी का विरोध, अंतर विरोध, नंदकिशोर महलिया जो पहले निर्दलीय थे अब जेजेपी के रूप में है,
लेकिन अधिकांश यहाँ के मतदाता उन्हें निर्दलीय ही मानते हैं। तो हाँ, ये थोड़ा 2013 और अब के समीकरण में एक परिवर्तन जरूर है जो जाट मतदाताओं को तोड़ने का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शायद क्या उन्होंने जो आला कमान उन्होंने क्या सोच कर दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जाटों के वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने जाट प्रत्याशी को उतारा है। हालांकि वे राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, साफ छवि के हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन संगठन तो वही 2013 जैसे ही बन रहे हैं। 13 में भी जमकर नंदकिशोर की मैरिया ने जाटों के वोट लिए हैं। अब की बार जाटों के वोट विभाजित होंगे, निश्चित रूप से होंगे, तो निश्चित रूप से होंगे, तो समीकरण में थोड़ा तो परिवर्तन है। और मधुसूदन मिंडा कितने वोट तोड़ पाते हैं ये भी मायने रखता है। इस स्थिति में इन बातों को देखकर ही तो हम जो समीकरण है वो निर्धारित होंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में नंदकिशोर महरिया पुनः जीत की ओर जा सकते हैं या जाटों के वोट खींचेंगे अब की बार भाजपा प्रत्याशी जो 2013 में नहीं खींच पाए थे? तो क्या जो बीजेपी प्रत्याशी है श्रवण चौधरी, उन्हें एक तो पार्टी का जो है वो प्लस पॉइंट है, दूसरा साफ छवि है, शिक्षा के क्षेत्र में जाने वाले वो फायदा मिलेगा। तो क्या वो श्रवण जी चौधरी टक्कर में आ सकते हैं या पुनः नंदकिशोर की महरिया 2013 जैसे समीकरण को दोहरा सकते हैं? इसके बारे में आप के वोटों का ध्रुवीकरण होना, आज का फैसला करना ये कुछ संभव नहीं हो रहा। जाटों के वोट अगर एक तरफा श्रवण जी चौधरी पर पाते हैं तो श्रवण जी चौधरी बढ़िया टक्कर दे सकते हैं। तो ये अंतर करें, थोड़ी बहुत कांग्रेस भी है, थोड़ी बहुत बीजेपी भी है, उसका ज्यादा अपेक्षित प्रभाव में नहीं है। लेकिन जाटों के वोटों का जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। और महरिया की तरफ अगर जाट एक तरफा जाते हैं तो 101% मैं कह सकता हूँ कि महरिया आगे निकलेगा और जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कि नंदकिशोर की महरिया को हर कौम का साथ मिल रहा है, उनके साथ कुछ माइनॉरिटी भी है, कुछ SC ST भी है, स्वर्णकाश भी उनके साथ कुछ वोट जुड़े हुए हैं। इस हिसाब से ध्रुवीकरण दो ही वोटों का है, अल्पसंख्यकों का और जाटों का। अगर ये दोनों वोट महरिया जी की तरफ जाटों का चुनाव जीत सकता, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, वैसे कांग्रेस के खिलाफ चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका जो सरकार विरोधी लहर होती है वो महत्वपूर्ण पिछले चुनाव में रही। हाँ, कुछ क्षेत्रों में हालांकि हाकम अली जी ने भी काफी काम करवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लोगों का जो कहना है कि वे कुछ लोगों तक ही या कुछ क्षेत्र तक ही या कुछ गांवों तक ही सीमित रहे। और यहां तक भी मैंने सुना है, मैं आपसे सवाल करूंगा जी, अभी जो उत्तरादा मोहल्ला में जो अंबेडकर भवन का उद्घाटन हुआ था उसमें भी विरोध देखने को आया था और कुछ पर्चे लगे हुए कि गहलोत तुझसे बैर नहीं और हाकम तेरी खैर। इसका मैं शब्दों पर नहीं जाकर ये बताना समझ सकता हूं कि सरकार का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हाकम अली का विरोध सामने आ रहा है।
वो भी खासतौर से जो मैंने उदाहरण दिया वो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित जो मतदाता है, अनुसूचित जाति के जो मतदाता है वो भी कांग्रेस के वोट बैंक माने जाते हैं। आप भी स्वयं है वो 3 बार लगातार पार्षद के रूप में यहाँ कांग्रेसी पार्षद के रूप में जीत चुके, कांग्रेस से काफी जीते हुए हैं। और आप चूंकि अनुसूचित जाति समुदाय है, उनके मतदाताओं को भी आप अच्छी पकड़ है, वो परख है आप। पिछले वर्षों में लगातार जो पुराने समय की बात करें तो एकमात्र 100% जिसको हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से अब जो वोट है वो कांग्रेस के माने जाते थे। लेकिन पिछले जो कई चुनाव हुए उनमें अनुसूचित जाति के वोट बटे हैं और बिखरे हैं। इस बार के चुनाव में आप क्या समझते हैं, क्या स्थिति रहेगी? और साथ में कुछ अल्पसंख्यक जो है वो भी ममता जी से, हाकम जी से नाराज नजर आते हैं। तो इन दोनों का, क्योंकि ये वोट बैंक है, कांग्रेस के वोट बैंक है, तो अनुसूचित जाति और जो अल्पसंख्यक है उनकी नाराजगी हाकम अली जी को कहां तक नुकसान पहुंचा पाएगी? हालांकि कोई विधायक विरोधी भी लहर नहीं आ रही, कुछ क्षेत्रों में हम देख सकते हैं, कुछ लोग नाराज है उनमें देख सकते हैं, बाकी आम लहर में तो सरकार के खिलाफ है और में ही विधायक के खिलाफ है। तो इन दोनों का विरोध सामने आया, मैंने आपको उदाहरण भी दिया है, इसका कहां तक असर पड़ेगा? जो हमारे हाकम अली जी है वर्तमान में स्टैंडिंग हमारे बने, उनके खिलाफ देखिए कि अंतर्ग्रह और विरोध तो हर पार्टी में होता है। और जहाँ तक बात है आपने बताई थी जहाँ पे एक सामुदायिक भवन के आगे कुछ नारे वगैरह बोले गए थे, ये हमने भी फेसबुक पे देखा था, लेकिन इसके अंदर सच्चाई नाम मात्र की है। जो भी कुछ उस दिन हुआ था उसका दूसरे दिन खंडन भी हो गया था। और जहाँ तक मेरी बात है हाकम अली और मोहम्मदन और एससी वोटों की, तो हाकम के पास विजन है, क्योंकि हाकम ने हर क्षेत्र में और हर कौम का काम किया है, 36 कौम का काम किया है। तो काम करने की बदौलत आज के टाइम में लोगों को विकास चाहिए, और विकास में श्रीमान हाकम अली जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। 1000 करोड़ रुपये मेरे हिसाब से जब से चुनाव हुए तब तक आज जब विधानसभा में नहीं लगे हुए जो इन्होंने लगाए हैं, तो जीत का सीधा सीधा समीकरण और हार का सीधा सीधा समीकरण के तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते हम ये चाहेंगे कि हम जितना ज्यादा हो सके जो भी रुके हुए हैं उनको मना रहे हैं और नए नए वोट दौड़ रहे हैं। तो इसके अंदर हाकम जी के पास विजन है, क्योंकि उन्होंने काम करवाया है। बाकी बचे बीजेपी, कांग्रेस, हेमंत किशोर जी लहरिया और मधु मीना जी, तो इन लोगों के पास विजन नहीं है, क्योंकि इन्होंने शरण कुमार जी पहली बार आए हैं तो इनको तो काम का कह भी नहीं सकते। लेकिन जिस प्रकार लहरिया जी रहे हैं, तो लहरिया जी ने 5 साल के अंदर रामगढ़ में मतलब आए ही नहीं मोस्टली, तो ठीक उसके बाद में 5 साल निकल गए तो इन्होंने जनता से डायरेक्ट संपर्क ही नहीं किया। आज वो किस मुंह से वोट मांगने के लिए आए हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ। ऐसा सुनने में आ रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि इस बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। तो लोगों के विचार है, उन पर भी हम चर्चा करें। मैं किसी तरह की प्रेडिक्शन या मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं कर रहा हूँ। और इत्तेफाक से
ये भी कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अमरू खां जी यहाँ हमारे एमएलए के रूप में जीत जाते हैं, सॉरी हाकम अली जी, वो जीत जाते हैं। तो जैसी स्थिति 2013 में नंदकिशोर जी के साथ रही, वो सरकार उनकी नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हाकम अली जी इसी जोश के साथ में और वो जनता में विकास करवा पाएंगे क्या? इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये दोनों ही हम संभावनाएं हैं, प्रेडिक्शन हमारे नहीं है, हमारी भविष्यवाणी भी नहीं है। अगर हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? देखिए, सरकार कांग्रेस की आए या ना आए या बीजेपी की आए, लेकिन जो कोटा एमएलए को मिलता है 5 करोड़ रुपए 1 साल का, तो इस हिसाब से होते हैं 25 करोड़ रुपए 5 साल के। तो हाकम जी ये रुपए अपने घर तो नहीं मिल जाएंगे, ये तो लगाएंगे जनता नहीं ना, और फिर गवर्नमेंट भी तो कुछ देगी ना। तो इस बात से ज्यादा मजबूती से हाकम जी आएंगे और ज्यादा काम करवाएंगे जनता का। एक बात, यहाँ 2 नगर पालिकाएं, 2 उपखंड क्षेत्र है वो इस विधानसभा में, और लगभग दोनों ही नगर पालिकाएं ऐसी रही है जिनमें स्थानीय समस्याएं काफी रही, खासतौर से सीवरेज है वो एक महामारी बनकर रही और जनता काफी असंतुष्ट रही। हालांकि मैं सीधे सीधे नगर पालिका को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन समस्याएं बनी रही और जनता है वो असंतुष्ट रही समस्याओं के कारण से। तो क्या इन दोनों नगर पालिका क्षेत्रों में जो परेशानी रही है उसका असर कांग्रेसी मतदाता पर या हाकम अली जी के खिलाफ जाएगा या नहीं जाएगा, आपसे होगा? सबसे पहले तो मैं आपको राय देता हूँ कि आपने चर्चा की। बात यह है कि हाकम अली साहब ना वो 36 कौम के नेता है, सबका काम कराते हैं, कोई जाति पाति कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ विकास करना सिखाते हैं, विकास करो यही है। और बात रही सीवरेज की, सीवरेज के अंदर तो देखो दोनों शहरों के अंदर दिक्कत ही है, लेकिन सीवरेज का काम अभी चल रहा है, जहाँ जहाँ खड्डे हैं वो सब भरे जा रहे हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हो जाएगा, थोड़ा विकास होगा तो थोड़ा परेशानी भी जनता को भोगनी पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हाकम अली खान साहब है वो 36 कौम के नेता हैं, न जाति पर लड़ते हैं न कुछ भी नहीं लड़ते, वो सिर्फ काम का ध्यान रखते हैं। और आपको मैं नंदकिशोर जी मेहरिया भी है, सरवण चौधरी भी है, मधुसूदन मीना जी है, तीनों चारों उम्मीदवार है, लेकिन टक्कर में मेरे हिसाब से अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। अभी तो चल रहा है, देखो चारों की बराबर स्थिति चल रही है, कोई ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो जीत रहा है वो हार रहा है। लेकिन विकास के नाम पर अगर आप कहोगे तो हाकम अली खान साहब ने बहुत विकास कराया फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का, कम से कम ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको, 1000 करोड़ रुपए का हिसाब लेखा जोखा वो दे रहे हैं। तो विकास में तो कोई कमी छोड़ी नहीं है। और आगे देखो मतदाता है, इसको चॉइस करते हैं। चलिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और आप ये देख रहे हैं कि अभी तक की स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी चर्चा में ये भी आया कि जो मतदाता है वो अभी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से अपना मानस है वो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। दूसरी ओर यह भी सुनने में आ रहा है कि मधुसूदन जी बिरला भी बीजेपी के पक्ष में मान जाएंगे, लेकिन ये हम जो नहीं ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अब कुछ भी दिनों में अगर स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी तो हम अगली परिचर्चा में इसके बारे में और अधिक स्पष्ट रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और जब और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, मतदाताओं का रुझान भी सामने आ जाएगा और जो ध्रुवीकरण भी होगा वो भी हमारे सामने आ जाएगा। ऐसी स्थिति में अगली परिचर्चा के लिए आप तैयार रहे। हम
आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम। राजीव कब तक होगा?